बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज चिन्योट और सराय आलमगीर जो मेरे पाकिस्तानी वहाँ आज इन मार्च में शिरकत कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूँ। और उसके बाद जो भी पाकिस्तानी आज ये टीवी पे देख रहे हैं, जो आज सबसे पहली मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी अप्रैल के अंदर 9-10 अप्रैल को, तो जो पाकिस्तान का बैरून मुल्क से कर्जे लेने का जो रिस्क होती है, यानी अगर आपको बाहर के लोग कर्जे देते हैं, बैंक्स कर्जे देते हैं, तो वो कर्जों की जो रिस्क होती है कि कर्जा वापस नहीं होगा, वो 5% थी। वो 5% थी आज से 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत गिराई गई है। आज अखबारों में आया हुआ है कि जो हमारी रिस्क है, यानी हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, वो रिस्क 5% थी, आज वो 64.5% है। यानी 64.5% रिस्क है कि पाकिस्तान अपने कर्जों के ऊपर किस्तें वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब, इसके 2 मतलब हैं और बड़े, मैं इसलिए इधर से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी माइशत है, जिस तरह उसका कत्ल हुआ है जब से हम गए हैं पिछले 7 महीने में, मैं चाहता हूं कि ये जरा कौम समझे हुआ क्या है। अगर हमारा डिफॉल्ट रेट, यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं, इसका मतलब कि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती। और उनका जो 64.5% का मतलब कि ये है अब रिस्क कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले यह हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में, ये जब वो देखते हैं, जब उनके सामने ये रिस्क आती है पाकिस्तान की, तो इसका मतलब कि बैरून मुल्क लोग अब पाकिस्तान के अंदर सरमाया करते हुए डरेंगे। अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं, वो अगर हम वापस नहीं कर सकते और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है। और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा? सबसे पहले चीज यह होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। रुपए नीचे गिरना, यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया और नीचे चला जाएगा। और किधर जाके रुकता है ये अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डॉलर तो आने नहीं है। लोगों ने, जिन्होंने डॉलर या इन्वेस्टमेंट में आने हैं या कर्जों से लेने हैं, वो सबने रोक देने हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज यह है कि जो लोग जब इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने मुल्क में दौलत में इजाफा करना है तो सरमायाकारी चाहिए, फैक्ट्रियां बनाएं, कारखाने बनाएं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उससे हमारी दौलत में इजाफा हो, ताकि हम अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। तो इससे वो सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरा अब ये सबसे पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने ये साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? हमें तो हमारे ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, वही जो अखबारों में बगल बच्चे बैठे हुए हैं जो सहाफी इनके, उन्होंने तो पूरी कैंपेन की कि मुल्क तबाह हो गया है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। तो महंगाई तो वाजे हो गया कि 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इन पिछले 7 महीने में हुई है। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी, और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16% थी, आज वो 27 से 28% पे है।
तकरीबन दुगनी है। तो जो महंगाई भी बढ़ गई, जो मुल्क में सरमायाकारी थी वो भी नीचे चली गई, जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी वो भी नीचे चली गई, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे, रेमिटेंसेस भेज रहे थे, वो भी कम हो गए। जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, यानी जो आमदनी एक मुल्क की होती है टैक्स इकट्ठा करके, वो भी उसके जिस रफ्तार पे हम इकट्ठे कर रहे थे वो नीचे चला गया। और मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे होती है कि हर साल एक शाया होती है कि मुल्क की मायशत के हालात क्या हैं। तो वो इस गवर्नमेंट ने, हमारे जाने के बाद इस मौजूदा गवर्नमेंट ने वो सर्वे शाया की है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उस सर्वे के मुताबिक जो हमने अपने चौथे साल के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कितनी हमारी मुल्क की आम दौलत में इजाफा कितना होगा, वो 4.8% टारगेट था। कितना हमने किया? 6%। यानी जो जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। हमने अपने टारगेट से बेहतर किया। एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बेचते हैं बाहर और जिससे डॉलर आते हैं, हमने अंदाजा लगाया था 26 अरब डॉलर होगी। कितनी हमने एक्सपोर्ट की? 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड था ये। तो वो टारगेट से उससे भी ऊपर गए। यानी ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसमें मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। ये वो मैं चीजें आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। हमारा जो ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री, जो रोजगार देती है, असल में इंडस्ट्री, जब तक इंडस्ट्री मुल्क में बढ़ती नहीं है तो असल में तो मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं। और हुआ कितनी? इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%। अपने टारगेट से ऊपर गए हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया। 6.2% पे हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मायशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें ये कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे,
تو اس کو خاص طور پہ لے کے آئے اسحاق ڈار کو. اس نے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا. اس کے بعد وہ گم ہی ہو گیا. اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے, ہم نہیں کیسے کہہ رہے. میں نے ویسے 6 مہینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو 30 سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں, اور ان کے 30 سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے, بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا. ہم 90 کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا. جب سے یہ دونوں آئے ہیں یہ ڈاکو خاندان, یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے, کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا, ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا, ملک مقروض ہو گیا, اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے. جب سے نواز شریف پرائم منسٹر بنا, وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بڑے ان کے پاس 4 فلیٹ آ گئے, اور ان کے بیٹوں کی بڑی پراپرٹیز آ گئی. تو یہ تو امیر ہو گئے, قوم مقروض ہو گئی. ان کو واپس مسلط کیا, اور میں نے تب کہا کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا, ہینڈلرز کو سمجھایا کہ یہ اگر آپ نے سازش کامیاب ہونے دی, یہ ملک نہیں سنبھال سکتے. اور میں نے جب 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے, یعنی قرضے نہیں واپس کر سکتا, تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا. اور میں نے تب یہ کہا تھا, جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار, مجھے غدار کہہ رہے تھے, تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے اوپر غداری کے کیس بناؤ, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا. مفت کچھ نہیں ہوتا. وہ امریکن کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ, کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا. اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے, میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, اس کے پیچھے جائیں گے وہ. اور یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو. اور آج جدھر ہم اب کھڑے ہیں, یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں, یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کر دیں, کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھا, اس نے 23 نجی دورے کیے لندن کے. میں پرائم منسٹر تھا 3.5 سال, میرے تو بچے باہر تھے. میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا, حالانکہ 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ آنے کی, کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤں, ہمارا ملک غریب ہے, ہم مقروض ہیں, میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کیے اس نے لندن کے. 23 دفعہ یہ لندن گیا. زرداری 50 دفعہ دبئی گیا نجی دوروں پہ. اور یہ لندن کیا کرنے جاتا تھا؟ پیسے وہاں ہیں, دولت وہاں ہے, بزنس وہاں ہے, بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے. برطانیہ کے وہ شہری بن گئے ہیں, وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں. جس کے اوپر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے. اسحاق ڈار باہر بھاگ گیا, اس کے بیٹے باہر ہیں. شباز, یہ حمزہ جو سلمان شہباز ہے, اس کو جب ایف آئی اے کا کیس رمضان شوگر مل ہے جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آ گیا تھا, اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگا, یہ باہر بھاگ گیا. باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے, پھر ڈیل کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں. پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا, پھر واپس آ جاتے ہیں. اور وہ اسحاق ڈار سگنل لے کے واپس آ گیا. لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں, تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے لے کے کون اس سٹیج پہ آیا, یا ملک کا دیوالیہ نکالا کس نے؟ 30 سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پہ پہنچا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیہ ہوا پاکستان سنبھالا 2018 میں, اور اس پاکستان کو اس دیوالیے سے نکال کے 2 سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی. اپنے ملک کو کرونا سے نکالا, اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا, اپنی معیشت کو سنبھالا, اپنے غریبوں کو بچایا, وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 3 ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے
बेहतरीन तरीके से कोरोना से निकाला, और कोरोना से निकाला ही नहीं, उसके बाद हमने अपनी माइशत उठाई। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7 और चौथे साल में 6%, ये 17 साल के बाद हुआ। हमारे ज़राअत ने 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की की। हमारी इंडस्ट्री ने तो कि 50 साल में सबसे बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री उठ रही थी जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई। तो आज मैं अपने पाकिस्तानियों के सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार यहां मुसल्लत किए गए, ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? जो हमने हल भी निकाले थे वो भी पीछे रह गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। हमारा मसला क्या, मैं आप सबके लिए पहले जरा समझा दूं। हमारा मसला यह है कि माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जो भी चाइना की तरक्की हुई, जो एशियन टाइगर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क, ये जो तरक्की की है, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। यहां हुआ ही कुछ नहीं, और इनके पिछले नून लीग के 5 साल में वहीं के वहीं एक्सपोर्ट्स रह गई, तो दौलत में तो इजाफा ही नहीं हुआ। तो इनका माजी में यही था। तो हमारी कोशिश ये थी कि एक्सपोर्ट्स को, पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाया